ये वो समय है जिसे हम भविष्य की चेतावनी कह सकते हैं, लेकिन ये भविष्य नहीं, वर्तमान है। Climate Week by flooding the streets. What we are doing, fighting a climate revolution. And we need to take action. तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्लाइमेट को बचाने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणाम अब हमारे सामने हैं और हम इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। साल 2023 दुनिया भर में 60 मिलियन लोग यानी लगभग फ्रांस की पूरी आबादी के बराबर प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हो गए। 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 वर्षों में धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। हमने इन घटनाओं को अपनी आँखों से देखा है। हिमालय में बाढ़ की तबाही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और भारत में जंगलों की आग, कैरेबियन में तूफानों की बढ़ती ताकत। ये कोई फिल्म नहीं, हमारी धरती की असली कहानी है। ये सब घटनाएं हमें बताती हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक दूर का खतरा नहीं, ये वर्तमान की सच्चाई है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या हम केवल हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे या फिर इससे लड़ने के लिए तैयार होंगे? हमारे पास वक्त कम है लेकिन उम्मीद बाकी है, तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम एक हरे भरे स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो व्यक्ति को तेज बुखार हो सकता है। पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं के सेवन से व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। जीवाश्म ईंधनों यानी डीजल, कोयला, पेट्रोल के जलने से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों ने पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाया है। हमने पृथ्वी के लिए किन दवाओं का इंतजाम कर रखा है? आपको लगता होगा पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है, 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि से क्या ही हो सकता है? क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि अगर पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होती है तो विश्व के मानचित्र पर आप क्या क्या देख सकते हैं? कई अफ्रीकी देशों में सूखा और भुखमरी, यूरोप और ब्रिटेन में बाढ़, ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी, पश्चिमी अमेरिका में सूखा और अन्य इलाकों में तूफान की दर लगातार बढ़ती जाएगी। मध्य पूर्व के देशों में भयानक गर्मी के साथ तेज रेगिस्तान में बदल जाएंगे और प्रशांत महासागर में स्थित आइलैंड पूरी तरह से डूब जाएंगे। भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मुंबई द्वीप के आसपास तबाही का मंजर होगा। या तो हम वर्तमान में रहकर भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन भूतकाल और वर्तमान में क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? आपने साल 2018 केरल में बाढ़ की तबाही के बारे में सुना होगा। एक ऐसी तबाही जिसे पिछले 100 वर्षों में भी नहीं देखा गया। इस महात्रादसी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। बरसात की एक रात और भूस्खलन ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वह रात उनके लिए इतनी दर्दनाक हो। ऐसी ही घटना है असम में बाढ़ की, जहाँ 1,70,000 से भी ज़्यादा आबादी अब भी विस्थापित है। हिमाचल प्रदेश में 1,50,000 से भी ज़्यादा परिवारों की आजीविका सेब के उत्पादन पर निर्भर है। पिछले कुछ समय में यहाँ ना तो पर्याप्त वर्षा हुई है और ना ही बर्फबारी। साथ ही लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में सूखे के कारण 1,50,000 परिवारों की आजीविका अब जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो। उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गर्मी के कारण हर साल पूरी दुनिया में 4,80,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। यह सब अचानक और एकाएक नहीं हुआ। चलिए शुरू से प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यह एक बहुत ही गर्म और उथल पुथल से भरी जगह थी। धीरे धीरे लाखों सालों में यह ठंडी होने लगी और इसकी सतह पर ठोस परत बनने लगी। जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां बनने में समय लगा, लेकिन जब ये स्थितियां बनी तो जीवन का प्रारंभ हुआ। पृथ्वी के शुरुआती समय में प्राकृतिक पर्यावरण पूरी तरह संतुलित था। विशाल जंगल, ऊंचे पर्वत और बहती नदियां इस संतुलन के प्रतीक थे। जीवन की शुरुआत समुद्रों से हुई। जंगलों का विस्तार हुआ और उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे उगने लगे। इन जंगलों ने न केवल पृथ्वी को हरा भरा बनाया, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रदान किया। पृथ्वी का पर्यावरण कभी भी शांत नहीं बैठा या हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहा। पहले अपने आप ही जलवायु बदलता था, कभी सर्दी ज़्यादा तो कभी गर्मी।
लेकिन अब इंसानों ने ऐसा कमाल कर दिया है कि जलवायु को भी अपनी स्पीड तेज करनी पड़ी। अब जलवायु परिवर्तन भी सोच रहा होगा, अरे भाई मैं तो आराम से बदल रहा था, पर इंसानी लोगों ने तो मुझे दौड़ा रखा है। कारें, फैक्ट्रियाँ और पेड़ काटने की होड़ ने इंसानों ने जलवायु परिवर्तन को ऐसे उकसाया कि वह अब फुल स्पीड में आ गई है। अब जलवायु परिवर्तन किसी पुराने टीवी सीरियल की तरह धीरे धीरे नहीं, बल्कि किसी रेसिंग कार की तरह ज़ूम करके बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बल्कि ये धरती स्वयं भी प्राकृतिक रूप से भी अपनी जलवायु को परिवर्तित करती रही है। जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी का मौसम एकदम ठंडा और बर्फीला था, इसे हम हिम युग का समय कह सकते हैं। जैसे आपके फ्रिज में बर्फ़ की मोटी चादर होती है, ठीक वैसे ही पूरे ग्रह पर बर्फ़ की चादरें पड़ी हुई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने वह बर्फीली चादर हटा दी हो, ज्वालामुखी फटने लगे, सूर्य का चश्मा बदलने लगा और पृथ्वी के आंगन में एक नया मौसम आ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी मम्मी किचन में डिश बदलती है। अब बर्फ की चादरें पिघल गईं और गर्मी का मौसम आ गया। यानी कि पृथ्वी ने अपने मौसम के कलेक्शन में गर्म समय का नया सिंगल लॉन्च किया और बर्फीला युग पूरी तरह से गौन हो गया। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे एक नया फैशन ट्रेंड आता है, एक दौर खत्म और नया दौर शुरू। चलिए बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। वो दौर जब लोग अपनी फैक्ट्रियों के साथ ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे किसी नए खिलौने से खेल रहे हैं। मुख्य रूप से यूरोप और अमेरिका में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में इंसानों ने एक नई प्रगति की दौड़ शुरू की, जिसमें कोयला, तेल और गैस के आविष्कार ने मानव पर्यावरण पर नया धमाका कर दिया हो। इस दौरान लोगों ने सोचा अब हम विकास की गाड़ी फुल स्पीड में चलाएंगे और फिर बगैर किसी रोक टोक के कोयला, तेल और गैस का धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू हो गया। यही वो समय था जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसें इतनी बढ़ गईं जैसे किसी ने हवा में चाय में चीनी मिलाने के बजाय नमक डाल दिया। फैक्ट्रियों के धुएं और गाड़ियों की दौड़ ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को मानो किसी तेज तर्रार फिल्म का ट्रेलर समझा जाने लगा। अब हर तरफ गर्मी का जश्न मनाया जा रहा था और ये सब मानव की प्रगति का नतीजा था। संपूर्ण औद्योगिक क्रांति के दौरान लगभग 2.3 ट्रिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ दिया गया। नासा क्लाइमेट चेंज का डेटा दर्शाता है 1750 से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में 40% से अधिक वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों की चलने के कारण हुआ है। माउना लोआ वेधशाला के अनुसार 1958 से कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में निरंतर वृद्धि दिखाता है, जो 400 ppm से अधिक पार कर गया है और यह लाखों वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। नासा क्लाइमेट चेंज के एक और डेटा के अनुसार 1880 के दशक से वैश्विक औसत सतह का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध पृथ्वी के इतिहास में सबसे गर्म दर्ज किया गया था और 21वीं सदी की शुरुआत में यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार मानव गतिविधियों ने 1951 से 2010 तक देखी गई ग्लोबल वार्मिंग का 50 से 95% हिस्सा होने की अत्यधिक संभावना है। नासा ने बताया कि दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है और जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। IPCC रिपोर्ट में कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक हिमालय के ग्लेशियर का 30 से 80% हिस्सा गायब हो सकता है। 1929 में स्टीम इंजीनियर कैलेंडर ने अपनी नौकरी से छुट्टी लेने का फैसला किया और दुनिया भर के 147 मौसम केंद्रों से जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पाया कि पिछले 50 वर्षों में वैश्विक तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है। 1950 और 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि और वैश्विक तापमान के बीच एक सीधा संबंध है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन ने जैसे एक स्टार बनने की ठानी। वैज्ञानिकों ने देखा कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का जमावड़ा हो रहा है, जैसे किसी ने पृथ्वी का स्पा के तापमान को बढ़ा दिया हो। इसे देखकर सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना शुरू किया। अमेरिका ने 1970 में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन किया, जैसे कोई सुपर हीरो जो प्रदूषण और पर्यावरण को बचाने के लिए तैयार। दूसरे देशों ने भी सोचा हम पीछे क्यों रहें और अपने अपने पर्यावरण के सुपर हीरोज को लॉन्च कर दिया। 1980 में विश्व मौसम संगठन, 1985 में ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो वियना सम्मेलन का ही अपडेटेड वर्जन था।
जलवायु परिवर्तन ने ग्लोबल मीटिंग की योजना बनाई और 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ वैज्ञानिकों और नीति निर्माता एकजुट होकर कैसे बचाए पृथ्वी पर चर्चा करने लगे। 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया। इसका काम था जलवायु परिवर्तन पर गहराई से रिसर्च करना और सरकारों को सलाह देना। IPCC ने 1990 में पहली रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि इंसान की गतिविधियां वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा रही हैं, जैसे कोई त्यौहार हो जिसमें ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल। फिर 1997 में IPCC की रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया। इसमें कहा गया कि विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा। वो 2015 में एक और महत्वपूर्ण समझौता पेरिस समझौता आया। इसका लक्ष्य था वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और अगर संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। सभी देशों को अपने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पेश करने पड़े और ग्रीन हाउस गैसों की कमी के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जैसे एक टीम को जलवायु चैंपियन बनाने की चुनौती मिली हो। अब जब वैश्विक तापमान काफी बढ़ रहा था तो सभी देशों ने सोचा कि अपने अपने घरों की सफाई करनी चाहिए। भारत ने सौर ऊर्जा पर ध्यान देने का फैसला किया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था सूरज से जितना हो सके ऊर्जा लेना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना ताकि ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सके। वहीं यूरोपीय देशों ने ग्रीन डील की घोषणा की जिसमें उन्होंने 2050 तक यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य रखा। इसका मतलब था कि यूरोपीय संघ ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर और वर्तमान संकट है और इसके परिणाम हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग, संगठनों और देशों ने इस चुनौती का सामना करने के लिए कदम उठाया है। बदलाव की शुरुआत हम सभी से होती है। छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे वो सौर पैनल की इंस्टॉलमेंट हो, प्लास्टिक के उपयोग को कम करना हो या फिर सौर ऊर्जा की बचत के लिए कदम उठाना हो। हर छोटी कोशिश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देती है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इन प्रयासों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। अब जब आप जान चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या है और इसके प्रभाव कितने गंभीर हैं, तो समय आ गया कि हम सब मिलकर इस पर काम करें। इस वीडियो के अगले भाग में हम देखेंगे कि विभिन्न देशों और समुदायों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन कौन से सफल उपाय किए हैं। साथ ही हम समझेंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर भी हम किस प्रकार के छोटे छोटे बदलाव करके बड़ा फर्क ला सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह को मास्टरपीस बनाना है, न कि सुपरहिट त्रासदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार को साझा करें।